नमस्कार। आज हम बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई परीक्षा की तैयारी के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक श्रोता के भेजे हुए हिंदी व्याकरण के कुछ बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स हैं और साथ ही बिहार एसआई परीक्षा का पाठ्यक्रम भी है। हम्म। और दोनों को देखने पर एक बात तो साफ है कि मेंस परीक्षा के सामान्य हिंदी पेपर के लिए समास एक बहुत ही ज़रूरी विषय है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना नहीं, बल्कि इनके जरिए समास के हर पहलू को गहराई से समझना है, ताकि परीक्षा के लिए एक मजबूत तैयारी हो सके। तो आज का हमारा मिशन है समास के विषय को पूरी तरह से समझना ताकि परीक्षा में इससे जुड़ा कोई भी सवाल न छूटे। लेकिन चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एसआई की परीक्षा के लिए ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब 2-3 सवालों के लिए इतनी मेहनत क्यों? देखिए, ये सिर्फ 2-3 सवालों की बात नहीं है। बिहार एसआई मेंस का जो पहला पेपर होता है, वो सामान्य हिंदी का होता है, और ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग, अच्छा। इसका मतलब है कि इसमें कम से कम 30% अंक लाने ही होंगे। ओहो। अगर उतने नहीं आए तो आपका दूसरा पेपर यानी जनरल स्टडीज वाला पेपर, उसकी जांच ही नहीं होगी। मतलब सारी मेहनत बेकार। सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और समास व्याकरण का वो हिस्सा है जो कम मेहनत में पक्के नंबर देता है। अच्छा। अगर ये आपकी मुट्ठी में है तो आप आसानी से क्वालिफाइंग मार्क्स की ओर बढ़ सकते हैं और मुख्य मेरिट लिस्ट की दौड़ में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो नींव से शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, समास आखिर है क्या? इन नोट्स के अनुसार 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब एक तरह से किसी बात को छोटा करना। बिल्कुल सही। इसका मुख्य उद्देश्य ही भाषा को संक्षिप्त और असरदार बनाना है। सोचिए, हम घोड़े पर सवार कहने के बजाय घुड़सवार कहते हैं। हाँ। या राजा का पुत्र की जगह राजपुत्र कहते हैं। सही बात वही है, लेकिन शब्द कम हो गए और भाषा ज्यादा सधी हुई लग रही है। यहाँ राजपुत्र को व्याकरण की भाषा में समस्त पद कहते हैं और राजा का पुत्र उसका समास विग्रह कहलाता है। जी। परीक्षा में यही 2 चीजें पूछी जाती हैं, या तो समस्त पद देकर समास का नाम पूछेंगे या फिर विग्रह करने को कहेंगे। और इन नोट्स में समास के 6 भेद बताए गए हैं। साथ ही उन्हें याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी दी है, अब तक दादा। हाँ, ये काफी चलती है ट्रिक। जरा इस ट्रिक को समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। अ से अव्ययी भाव समास, ब बहुब्रीहि समास, त तत्पुरुष समास, क कर्मधारय समास, और दादा से दा द्वंद्व समास और दूसरा दा द्विगु समास। ये ट्रिक काफी अच्छी है, क्योंकि इससे 6 के 6 नाम याद रहते हैं। चलिए समास को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। अच्छा, कैसे? पहले वो जिनमें पदों की प्रधानता यानी इम्पोर्टेंस साफ है, फिर वो जिनमें शब्दों के अर्थ का खेल है, और आखिर में वो जिनमें व्याकरण के कारकों का लोप है। ये अच्छा तरीका है। तो चलिए सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं, जहां दोनों पद बराबर के महत्वपूर्ण होते हैं, द्वंद्व समास। जी। नोट्स में लिखा है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और ज्यादातर शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह, वो डैश, भी लगा होता है। हाँ, जैसे दिन रात, माता पिता, सुख दुख। बिल्कुल। पहचानना आसान है। विग्रह करने पर बीच में और या अथवा जैसे शब्द आते हैं। माता पिता का विग्रह है माता और पिता। ठीक है। लेकिन यहाँ एक आम गलती है जो परीक्षार्थी करते हैं। वो योजक चिन्ह को ही द्वंद्व की एकमात्र पहचान मान लेते हैं। अच्छा। हाँ, पर देवासुर जैसे शब्द में ये चिन्ह नहीं है, फिर भी इसका विग्रह देव और असुर होता है, और यह द्वंद्व समास है। तो शब्द के अर्थ पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, सिर्फ चिन्ह पर नहीं। अच्छा, ये एक जरूरी बात है। द्वंद्व में तो दोनों पद बराबर थे, लेकिन क्या होता है जब एक पद सिर्फ एक संख्या हो? यहीं पर द्विगु समास की बात आती है ना? इसकी पहचान है कि पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा यानी 4 राहों का समूह। सही पकड़ा। या त्रिकोण यानी 3 कोणों का समूह। हाँ। जहां भी पहला शब्द कोई संख्या हो और पूरे शब्द से एक समूह या समाहार का बोध हो, वहां द्विगु समास होता है। लेकिन वो यहाँ एक पेंच है। क्या? ध्यान रहे कि हर संख्या वाला शब्द द्विगु नहीं होता। जैसे एकांकी मतलब 1 अंक का नाटक, या इकलौता, इनमें संख्या तो है पर ये किसी समूह का बोध नहीं कराते। सही बात है। और एक बड़ा उदाहरण है दशानन। इसमें पहला पद दश यानी 10 तो है,
पर यह द्विगु नहीं है। हाँ, और यहीं से मामला उलझना शुरू होता है और बात दिलचस्प हो जाती है। दशानन हमें बहुव्रीहि समास की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। नोट्स कहते हैं कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। दशानन का मतलब 10 मुंह वाला है, लेकिन यह शब्द सुनते ही हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ रावण का ख्याल आता है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जब दो शब्द मिलकर किसी विशेष व्यक्ति, देवता या वस्तु के लिए रूढ़ हो जाएं, मतलब उनका अर्थ किसी तीसरे के लिए फिक्स हो जाए, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। अच्छा। जैसे लंबोदर विग्रह है, लंबा है उदर जिसका, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ गणेश जी से है। या एक और बहुत अच्छा उदाहरण है पंकज, पंख में जन्म लेने वाला। अब कीचड़ में तो बहुत कुछ जन्म लेता है, पर पंकज सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो चुका है। एक मिनट, यहाँ एक कंफ्यूजन है। पूछिए। नोट्स में महात्मा को कर्मधारय समास बताया है, जिसका विग्रह है महान है जो आत्मा, पर लंबोदर को बहुव्रीहि बताया है, जिसका विग्रह है लंबा है उदर जिसका। देखा जाए तो दोनों में ही किसी की विशेषता बताई जा रही है, एक में आत्मा की, दूसरे में उदर की। तो फिर ये अलग अलग समास क्यों हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और परीक्षा में सबसे ज्यादा उलझन इसी जगह होती है। कर्मधारय और बहुव्रीहि का अंतर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। देखिए, कर्मधारय समास में एक पद दूसरे की विशेषता बताता है या उससे तुलना करता है, यानी इसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। ठीक है। जैसे महात्मा में आत्मा जो विशेष्य है, उसकी विशेषता है कि वो महान है, जो विशेषण है। यहां बात आत्मा के गुण पर खत्म हो जाती है। अच्छा। लेकिन बहुव्रीहि में विशेषता बताने के बाद बात वहां खत्म नहीं होती, वो किसी तीसरे की पहचान बन जाती है। लंबोदर का मतलब सिर्फ बड़ा पेट नहीं है, ये गणेश जी का एक और नाम है, उनकी पहचान है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं, नीलकंठ। ठीक है। अगर मैं कहूं उस पक्षी का नीलकंठ देखो, तो यहां मैं नीले कंठ की बात कर रहा हूं। ये कंठ की विशेषता है, तो ये कर्मधारय हुआ। अच्छा। लेकिन अगर मैं कहूं नीलकंठ ने विष पिया था, तो यहां नीलकंठ का मतलब भगवान शिव से है, तब ये बहुव्रीहि होगा। ओह, तो इसका मतलब है कि मुझे शब्द के शाब्दिक अर्थ पर नहीं, बल्कि उसके प्रचलित अर्थ पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। अगर शब्द किसी एक खास व्यक्ति या चीज के लिए फिक्स हो गया है, तो वो बहुव्रीहि होगा, भले ही उसमें विशेषता बताई जा रही हो। बिल्कुल। परीक्षा में वाक्य के संदर्भ या दिए गए विकल्पों से ये साफ हो जाता है। मुझे याद है एक बार परीक्षा में गिरिधर शब्द आया था। कई छात्रों ने गिरि को धारण करने वाला समझकर इसे तत्पुरुष समास लिख दिया। अच्छा। व्याकरण के हिसाब से ये विग्रह गलत नहीं है, लेकिन गिरिधर का रूढ़ अर्थ श्री कृष्ण है, इसलिए सही जवाब बहुव्रीहि था। यहीं पर अभ्यास काम आता है। ये उदाहरण तो बहुत ही साफ है। ठीक है, तो बहुव्रीहि और कर्मधारय में प्रचलित अर्थ और शाब्दिक अर्थ का खेल है। अब उन पर आते हैं जिनमें पद की जगह ज्यादा मायने रखती है। जी। जैसे कि अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान और अव्यय होता है। नोट्स में पहचान के लिए कुछ उपसर्ग दिए हैं, आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप। जैसे प्रतिदिन या यथाशक्ति। इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है। अव्यय यानी ऐसा शब्द जिसका रूप लिंग, वचन या कारक के कारण नहीं बदलता। सही। जब समस्त पद एक क्रिया विशेषण की तरह काम करे और पहला पद उपसर्ग जैसा हो, तो वो अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। और आजन्म? आजन्म का विग्रह होगा जन्म से लेकर। इसमें पहला पद ही पूरे शब्द का अर्थ तय कर देता है। दिन के आगे प्रति लगते ही उसका मतलब हर दिन हो जाता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे विस्तृत समास पर, तत्पुरुष समास। जी। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच किसी कारक चिन्ह का लोप होता है, मतलब वो छिपा होता है। और नोट्स के अनुसार इसके भी 6 भेद हैं। हाँ, हिंदी में 8 कारक होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में पहले कारक कर्ता और आखिरी कारक संबोधन का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, कर्ता और संबोधन को छोड़कर। हाँ, बाकी के 6 कारकों के आधार पर ही इसके भेद होते हैं। इसे पहचानने की एक मास्टर टिप है, विग्रह करते समय अपने आप से सवाल पूछें। सवाल पूछें। हाँ, जो कारक चिन्ह जवाब में मिलेगा वही उसका भेद होगा। ये दिलचस्प है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसमें को चिन्ह का लोप होता है, जैसे गगन चुंबी। तो सवाल पूछिए।
किसको चूमने वाला? गगन को चूमने वाला। अच्छा, तो ये कर्म तत्पुरुष हुआ। बिल्कुल। अगला है करण तत्पुरुष, जिसमें से या के द्वारा का लोप होता है, जैसे तुलसी कृत। सवाल पूछिए, किसके द्वारा कृत? तुलसी द्वारा, ठीक है, ये करण तत्पुरुष हुआ। सही। इसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें के लिए का लोप होता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है रसोई घर। तो सवाल होगा किसके लिए घर? जवाब है रसोई के लिए। बिल्कुल। अगला है अपादान तत्पुरुष। इसमें भी से का लोप होता है, लेकिन यहाँ से का अर्थ अलग होने के भाव में होता है। अच्छा, सेपरेशन। हाँ, जैसे पाप मुक्त। सवाल पूछिए, किससे मुक्त? जवाब मिला पाप से मुक्त। यहाँ पाप से अलग होने का भाव है, ये करण वाले से अलग है। ये अंतर जरूरी है। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, जिसमें का, की, के का लोप होता है, जैसे राज्याज्ञा। सवाल होगा किसकी आज्ञा? राजा की आज्ञा। हाँ। और अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में या पर का लोप होता है, जैसे आप बीती। सवाल पूछिए, किस पर बीती? आप पर बीती। या गृह प्रवेश, कहाँ प्रवेश? गृह में प्रवेश। बिल्कुल। तो ये सवाल जवाब की तकनीक परीक्षा के दबाव में बहुत काम आती है और गलती की गुंजाइश कम कर देती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एसआई परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समेटें, तो मतलब ये है कि समास के इन 6 भेदों की मूल पहचान को पकड़ना जरूरी है। द्वंद्व में दोनों पद बराबर, द्विगु में पहली गिनती, बहुव्रीहि में तीसरा या खास अर्थ, कर्मधारे में विशेषता या तुलना, अव्ययी भाव में पहला पद उपसर्ग जैसा, और तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपा होता है। ये समझ हिंदी पेपर में आसानी से कुछ जरूरी अंक दिला सकती है। बिल्कुल। और मेरा सुझाव यही रहेगा कि खास तौर पर कर्मधारे और बहुव्रीहि के अंतर को उदाहरणों के साथ बार बार अभ्यास किया जाए। हाँ, क्योंकि परीक्षक अक्सर वहीं पर उलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जितने ज्यादा शब्दों का विग्रह करके अभ्यास करेंगे, उतना ही ये विषय मजबूत होगा और परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ेगा। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे सोचने से ये विषय और मजबूत होगा। जरूर। हमने आज तिरंगा को द्विगु समास का उदाहरण माना, क्योंकि इसका विग्रह है 3 रंगों का समूह। सही है। लेकिन क्या ये बहुव्रीहि समास भी हो सकता है? क्योंकि तिरंगा शब्द सुनते ही हमारे मन में किसी भी 3 रंग की चीज का ख्याल नहीं आता, बल्कि सिर्फ भारत के राष्ट्रीय ध्वज, एक विशेष वस्तु का ख्याल आता है। बहुत अच्छा सवाल है। इस पर विचार करना आपको बताएगा कि व्याकरण में संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है।